हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब देखिए, हम लोग अपनी लास्ट 2 क्लासों में संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हमने संख्याओं का जो वर्गीकरण था उसको फ्लो चार्ट की सहायता से हमने समझा था। उसके बाद जो भी संख्याएं थी उनको हमने उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण सहित उनको और अच्छे से हमने समझा था। ठीक है, क्योंकि संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर और आने वाले जो भी चैप्टर हैं हमारे, उन सभी के अंदर संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने उन्हें अच्छे से पढ़ा, अच्छे से जाना। ठीक है, तो जो स्टूडेंट हमारे इस क्लास में नए हैं तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास के बाद उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए वो दोनों क्लासें बहुत ही बेनिफिट बहुत ही लाभदायक रहेंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा 1.1 के अंदर क्या है, जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, कुछ संख्याएं दी जाएंगी आपको, उसके अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछेगा, जो कि आप लोग 7 क्लास 8 क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और उसी में आपका एलसीएम एचसीएफ है, ये भी हम लोग 8 क्लास में काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं, सीख चुके हैं। लेकिन 1.1 में यही है, एलसीएम एचसीएफ है और हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हमारी एक प्रमेय है, अंगणित की आधारभूत प्रमेय। अंगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम ये क्या बोलती है हमें ये समझना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी ये बोलती है ना, हम ये बात जानते हैं पहले से ही, लेकिन इसमें अब इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें बोला गया है, ये प्रमेय हमारी बोलती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य क्या होती है हम बता चुके हैं, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, अब इस बात को हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए एक उदाहरण है, मान लीजिए 512 एक संख्या है। इस 512 जो संख्या है हमारी, चलिए स्टूडेंट देखिए, हमने एक संख्या लिया है 512। अब 512 के हम ये करने हैं अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आप लोगों ने 8 क्लास में सीखा है, इस प्रकार से 512 लिखते हैं और इस तरह से लिखा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए ये संख्या जो 512 है हमारी 2 से कट जाएगी। ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एक 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 एक 2। ठीक, चलिए अभी जो 512 है हमारा, इसके गुणनखंड आए 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणा 2, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इसके 512 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो इसके गुणनखंड हुए हैं ये सब इसके गुणनखंड हैं। ये 2 2 जितने भी 2 आए सब ये इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, अब ये 2 जो है सिर्फ अपने आप से और बन से ही भाग हो सकता है, बन के और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से 2 भाग नहीं हो सकता, इसलिए क्या आपका अभाज्य संख्या है। अब चूंकि ये इसके गुणनखंड हैं तो हम इसे बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है, तो हमारी यहाँ पे साफ साफ बात क्लियर हो रही है, ये जो 512 है ये भाज्य संख्या है, ये क्या आपकी भाज्य
संख्या है, क्योंकि इसे आप लोग 2 से भाग करेंगे तो भाग होगी, ऐसी 2 दूनी 4, 4 से भाग करेंगे तो भी भाग होगी, 8 से भाग करेंगे भाग होगी, 16 से भाग करेंगे भाग होगी। ठीक है, तो ये संख्या है 512, वन और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो रही है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। और जो हमने इधर लिखे हैं ये जो पूरी कहानी यहां से लेके यहां तक लिखी है, ये क्या है, अभाज्य है। और चूंकि ये गुणनखंड है इसके, तो हम इसे बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो हमारे पेड़ में ये बोल रहे थे आप किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमारी एक भाज्य संख्या है और ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब इन अभाज्यों जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इन सब की जब गुणा करोगे तो जो गुणनफल आएगा वो 512 ही आएगा। ठीक है, इन सब की गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो 512 ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो है हमारा ये इसका 512 का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना, 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6। तो ये 6 हमारा क्या है, यहाँ पर ये 6 भाज्य संख्या है, क्योंकि 6 जो है 2 से भी भाग हो जाएगी और 3 से भी भाग हो जाएगी या हो रही है। जबकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे अभाज्य हैं। ये दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं। ठीक है, और चूंकि ये इसके गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि 2 भी भाग कर रहा है इसको, 3 भी भाग कर रहा है, तो ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और इन दोनों गुणनखंडों की गुणा करने पर ये संख्या आ रही है, इसलिए ये क्या है, आप जो 6 को जो है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। मतलब हम इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। मतलब ये जो हमारी अभाज्य संख्याएं ये वाली, जब इनकी आपस में गुणा करेंगे तो हमारी भाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 2 गुणा 3 है वो इसका अभाज्य गुणनफल है। क्लियर है? तो आप कोई भी भाज्य संख्या लें, उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 512 हो गया, आपका 6 हो गया, ऐसे आप लोग 210 ले सकते हैं। तो इसको हम यहां बता देते हैं, जैसे कि आपका 210 है, 210 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, सही है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7। तो यहां अगर हम 210 की अगर बात करें, इसके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 210 हमारा ये भाज्य संख्या है। साफ दिख रही है आपको, 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, 5 से भी, 7 से भी। आप इनमें से किसी से भी भाग करो, इसे भाग हो जाएगी। तो ये भाज्य संख्या है। जबकि यहाँ पे 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 और 7 ये भी क्या सब अभाज्य हैं। तो हमने क्या करा है, इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, क्योंकि जब हम इनकी गुणा करेंगे तो गुणनफल हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इससे ये समझ पा रहे हैं, हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इन 3 एग्जाम्पल के द्वारा हमने इस बात को समझा है। तो आई होप आपको इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है ये, तथा यह गुणनखंडन, ये जो गुणनखंडन हमने किया है ये वाला, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब ये हुआ, आप इसे 2 गुणा 3 लिखें या फिर 3 गुणा 2 लिखें, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो गुणनखंड है वो वही रहेगा। मतलब सॉरी आपका जो गुणनखंडन है
वो आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ऐसे यहां पे इसको आप लोग ऐसे लिख लें 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7, या फिर लिख लें इसको 7 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, इस तरीके से। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी आपके ये अभाज्य गुणनखंड हैं इन्हें आप किसी भी क्रम में लिखो। हमारा जो पूरा गुणनखंडन है, इस पूरे को हम बोलेंगे गुणनखंडन। ये जो हमारा गुणनखंडन है, यह गुणनफल है, ये क्या होगा आपका, इनके क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब आपके जो गुणनखंडन है वो चेंज नहीं होगा। आप क्रम ऐसे लगाएं या क्रम में ऐसे लगाएं या क्रम में ऐसे लगाएं, किसी भी क्रम में इसको रखें, आपकी गुणा करने पर तो 210 ही आएगा ना। आप ऐसे लिखें 2 गुणा 3 लिखें या 3 गुणा 2 लिखें, क्रम आप इस क्रम में लिखें या इस क्रम में लिखें, आएगा तो 6 ही। ठीक है, तो हमारा जो गुणनखंडन होता है, जो आप गुणनखंड करते हैं ये वाले, तो ये गुणनखंडन जो होता है ये हमारा अद्वितीय होता है क्रम के बिना। आप किसी भी क्रम में लिखें, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा गुणनखंडन वही रहता है जो आप यहाँ से साफ साफ समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। देखो यहाँ पे हमने बोर्ड पे जो भी बातें करी है ना, हम पहले से ही जानते हैं। 7th 8th क्लास से हम इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये चीज़ें पता हैं पहले से ही, बट इस प्रमेय को नहीं जानते थे। ठीक है, तो अब ये हमारे एनसीईआरटी में इस प्रमेय की चर्चा है तो हमने इसको समझ लिया। ठीक है, काम तो हम जो करते आए हैं वही करेंगे। जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो हम इस तरीके से ही करने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में ये प्रमेय दिया है तो इसलिए हमें जरूरी हो जाता है कि इस प्रमेय को समझा जाए कि प्रमेय कहती क्या है। ठीक है, अब देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है, इसी को हम लोग 7th क्लास या 8th क्लास से एक नाम देते आ रहे हैं। इसको हम नाम देते आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंडन विधि। ठीक, इस नाम से हम लोग 7th क्लास 8th क्लास से इन बातों को जानते हैं। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है उसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर अभाज्य गुणनखंडन विधि। आप अभाज्य गुणनखंड विधि कहें या अभाज्य गुणनखंडन विधि कहें, एक ही बात है। ठीक है, इस विधि के नाम से हम इसको पहले से जानते हैं। आई होप आपको ये बात यहां तक समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक बातें हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं एलसीएम व एचसीएफ की, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो हमारे मार्कशीट मिलती है हमें 20 नंबर की, उसमें हमारे एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम या फिर न्यूनतम, कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। ठीक, अब देखिए हम जो एलसीएम ज्ञात करते हैं ना, उस एलसीएम को इसके नाम से हम समझेंगे। पहले नाम से समझेंगे, उसके बाद हम जिस तरीके से हम लोग करेंगे सवालों को उसको समझेंगे। पहले इसको हम बेसिक से उठाएंगे एकदम, इसके नाम में जो इसका मतलब छिपा है उसे जानने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए। तो लिस्ट को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, जिसे आप लोग इसको एलसीएम का जो हिंदी नाम है आप लोग इसको जानते आए हैं अभी तक, लघुत्तम, एलसीएम क्या बोलते हैं हम लोग, लघुत्तम समावर्तक।
क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम समावर्तक। समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। ओके, जिसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट में बोलते थे लासा, इंग्लिश में एलसीएम और हिंदी में लासा। ओके, लासा की हिंदी फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समावर्तक और एलसीएम की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाई स्कूल में इनकी फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, बस हम तो इसके नाम से इसका मतलब निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उसीलिए हम आपको ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। हमने दो संख्याएं ली, एग्जाम्पल से बात करेंगे। हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक मान लीजिए हमारे पास 6 है और एक 8 है। अब देखिए हमें क्या करना है, 6 और 8 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए हमने इसको समझाने के लिए बहुत छोटी संख्याएं ली हैं, जिससे हमें कोई कैलकुलेशन में ज़्यादा फंसाना ना पड़े। ठीक है ना, हम ज़्यादा कैल्शियम सॉरी हम इसकी ज़्यादा कैलकुलेशन में ना फंसे, इसलिए हमने संख्याएं छोटी ही यहाँ पर ली हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम जो हमारा होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ओवेनिस्ट मतलब कॉमन, मल्टीपल का क्या हिंदी है, गुणज। तो 6 के गुणज क्या होंगे भी हमें गुणज लिखने हैं। जिन संख्याओं का एलसीएम आप ज्ञात करना चाहते हैं उनका क्या लिखें, गुणज लिखें। तो 6 का गुणज 6 कहना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, ये सब क्या है, इसके 6 के गुणज हैं। 6 सत्ते 42, डॉट डॉट, खत्म तो होगा नहीं कभी। ठीक है, उसी प्रकार से 8 के गुणज, 8 का ना 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। चलिए इसका एक और लिख लेते हैं, 6 अट्टे 48, ये लीजिए डॉट डॉट। तो मैंने यहाँ पे 6 के भी गुणज लिखे और 8 के भी गुणज लिखे। उसके बाद देखिए आगे क्या कहानी है, हमें क्या करना है, हमारा जो एलसीएम होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा गुणज जो क्या हो, आपका कॉमन हो। तो इनमें देखना है हमें 6 के और 8 के गुणज में ऐसे गुणज देखने हैं जो सबसे छोटे भी हों और कॉमन भी हों। तो देखिए आपको साफ साफ यहां पर नजर आ रहा है 24 आपका जो गुणज है, 6 का और 8 का जो गुणज है 24, वो दोनों में क्या है, सबसे छोटा है और कॉमन है। 6 में भी आ रहा है और आपका 8 में भी आ रहा है। तो 6 और 8 दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा ये गुणज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम बनेगा 6 और 8 का, इसको ऐसे लिखते हैं एलसीएम और उसके ब्रैकेट में लिखते हैं 6,8। ठीक है, जिन संख्याओं का आप एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं उसे एलसीएम के ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, तो कितना आया हमारा 24। ठीक है, ये जो हम एलसीएम पे पहुंचे हैं इसकी डेफिनेशन से पहुंचे हैं, सॉरी डेफिनेशन से नहीं, इसकी फुल फॉर्म से, इसके नाम से, इसके नाम में क्या छिपा है, इसके नाम से हम यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद उसके दिमाग में ये बात भी आएगी, किसी के दिमाग में ये बात भी आएगी कि सर कॉमन मल्टीपल तो आपका सर यहाँ पे दोनों में 48 भी है, एलसीएम तो हम 48 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से तो मैं आपसे ये कहूँगा भाई 6 के तो आपके गुणज आगे और आएंगे, 8 के भी गुणज आगे और आएंगे, तो उनमें भी आपके कॉमन मल्टीपल बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो नाम है, नाम से जो मतलब निकलता है वो क्या, आपका वो नाम ये बताता है कि जो आपका कॉमन मल्टीपल हो वो लीस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना
चाहिए। आप एलसीएम 48 भी करेंगे तो भी वो सही है। या 48 से बड़े अगर कोई कॉमन मल्टीपल आएंगे तो वो भी आपका एलसीएम है, वो भी एलसीएम ही है। लेकिन अगर हम इसके नाम से जाएं तो आपका क्या होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही होगा, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही एलसीएम माना जाता है। आपके जो ऑप्शन होंगे उन ऑप्शनों के अंदर यही आपका आंसर दिखेगा। क्लियर है? हाँ, अगर आप एलसीएम 48 कर रहे हैं तो वो भी आपका आंसर सही ही है, वो भी एलसीएम ही है। ठीक है, ये चीज है। क्योंकि एलसीएम तो हमारे यहाँ पे अनंत हो सकते हैं, क्योंकि 6 और 8 के जो मल्टीपल हैं वो अनंत है ना, तो एलसीएम भी हमारे अनंत होंगे। लेकिन हमें आंसर में सबसे छोटा गुणज लेना है जो दोनों में हो, ये बात ध्यान रखें। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने एक नया एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए एक संख्या हमारी 6 है, एक संख्या हमारी 12 है। ठीक, अब हमारा एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमें इसके मल्टीपल लिखने हैं। तो 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 डॉट डॉट। ऐसी 12 के गुणज लिखेंगे, मल्टीपल लिखेंगे। तो 12 का 12, 12 पंजे 60। ठीक, चाहो तो इसका एक और लिख लो, 42 और 48 डॉट डॉट। अब देखिए, अब यहां पे हम एलसीएम निकालना चाहते हैं 6 का और 12 का। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है हमें, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो आपको सबको साफ साफ नजर आ रहा है, यहां जो 12 आ रहा है वो 12 जो है आपका सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो ये हमारा क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये बात यहां पे समझ में आ रही होगी। चलिए, अब देखिए, अब अगर हम यहां पे एलसीएम की परिभाषा लिखें, एलसीएम की परिभाषा की अगर बात करें, परिभाषा क्या होती है उसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको इन दो एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो रही होगी कि जो हमारा एलसीएम बन रहा है, जो एलसीएम आ रहे हैं वो एलसीएम क्या है। जैसे यहाँ पे एलसीएम 24 आया, तो ये जो एलसीएम 24 है ये जिन संख्याओं का एलसीएम है उन संख्याओं से ये पूरी तरह विभाजित है। 6 से भाग करेंगे 6 चौक 24, 8 से भाग करेंगे 8 तिया 24, यानी कि 24 जो एलसीएम आया है 6 और 8 का वो इन दोनों संख्याओं से विभाजित है। सेम उसी प्रकार से ये जो एलसीएम 12 आया है 6 और 12 का, तो ये जो 12 है ये भी 6 और 12 से पूरी तरह से विभाजित है। तो इन दो एग्जाम्पलों से हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब संख्याएं आपकी 2 हो या संख्याएं 3 हो या संख्याएं 4 हो, जिनका आप एलसीएम ज्ञात करना चाहते हैं, वो जो एलसीएम आएगा वह छोटी से छोटी संख्या आएगी जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, ये जो एलसीएम है उन संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाएगा। इससे हम ये बात समझ पा रहे हैं। ठीक है,
तो एलसीएम क्या है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक, चलिए, तो डियर स्टूडेंट आप इतनी बात यहां तक समझ पाए होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम और थोड़े एक दो छोटे एग्जाम्पल से प्रयास करते हैं इसको समझने का। और ठीक है, देखिए 2, 4 और 6, 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा भाई? अगर इस परिभाषा से हम बात करें तो ये परिभाषा ये कहती है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इस बार हमारी संख्याएं कितनी दी गई हैं? 3 संख्याएं हैं जिनका हम एलसीएम निकालना चाहते हैं। ये दी गई संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका आप एलसीएम निकाल रहे हैं, उन संख्याओं की बात हो रही है। तो 2, 4, 6 से भाग होने वाली हमें छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि सर यहाँ जो एक संख्या है 12, वो आपका 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। 12 से छोटी और कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों से कट जाए। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से 5, 15, 45 का एलसीएम। ठीक, तो 5, 15, 45 के एलसीएम की अगर हम बात करें तो वो कितना आएगा आपका? 45। क्यों? क्योंकि 45 जो है वो छोटी से छोटी संख्या है जो 5 से भी भाग हो रही है, 15 से भी हो रही है और 45 से भी हो रही है। 45 से छोटी और कोई संख्या नहीं हो सकती जो तीनों से भाग हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं, संख्याएं चाहे 2 हों, चाहे संख्याएं आपकी 3 हों, एलसीएम जो होता है वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, इस बात से हम यहाँ पे समझे। दूसरा, हम इसके नाम से ही मतलब निकाला कि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हैं उन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है उसी को हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, चलिए, और आपने यहाँ पे एक बात और नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो एलसीएम है, एलसीएम जो है आप जिन संख्याओं का एलसीएम ले रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे एलसीएम 6 और 12 का लिया तो कितना आया? 12। आपने एलसीएम 6 और 8 का लिया तो कितना आया? 24। यहाँ पे 5, 15, 45 का एलसीएम लिया तो कितना आया? 45। आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि जो एलसीएम है, या तो वो जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हैं या तो वो उन संख्याओं से बड़ा है, या फिर जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं उन संख्याओं में से किसी एक संख्या के बराबर है। वापस आप एलसीएम जिन संख्याओं का ले रहे हैं वो एलसीएम उन संख्याओं से बड़ा होगा या फिर उन संख्याओं में से किसी एक संख्या के बराबर होगा। या तो एलसीएम संख्याओं से बड़ा होगा हमेशा, या फिर उनमें से किसी एक संख्या के बराबर हो सकता है। ठीक है, एलसीएम कभी भी दी गई संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता, और इसका फायदा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उठा सकते हैं कि अगर आपको 2 संख्याएं दे दी और उनका एलसीएम आपसे पूछा जाए, और उसमें मान लीजिए 2 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जहां पे संख्याएं दी गई संख्याओं से छोटी हैं, जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालना चाहते हैं उनसे छोटी हैं। ठीक है, तो वो तो वैसे भी एलसीएम नहीं हो सकती, क्योंकि एलसीएम दी गई संख्याओं में से किसी एक के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। कभी भी एलसीएम छोटा नहीं हो सकता। तो वो वहां पे आपके क्या जाएंगे? वो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम हम लोग क्वेश्चन में किस तरीके से निकालेंगे उसको भी हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए हमने अभी तक जो एलसीएम के बारे में जाना है, जो एलसीएम निकालना सीखा था, वो हमने उसके नाम से मतलब निकाल के सीखा। ठीक है, और उसी से हमने एक परिभाषा बनाई, उस परिभाषा से हमने एलसीएम निकालना सीखा। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन, जो भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आया करेगा, उसका हमें एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना होगा, तो हम उसे किस विधि से करा करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, इसी विधि से हमें एलसीएम या फिर एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ठीक है, आप चाहें तो वैसे अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहां पे आप लोग चाहो तो नाम से मतलब निकाल के सोल्व कर दें, या जो हमने एक परिभाषा उसकी बनाई है उससे सोल्व कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपका रिटर्न करना हो, आपको लिखना हो एग्जाम में, या आपका 2 नंबर में आपका अगर आ गया एलसीएम ज्ञात करना, तो वहां पे वो हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि की ही डिमांड है। कहे या ना कहे, आपको वहां पे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही उसको सोल्व करना है। क्लियर है? चलिए तो समझते हैं इसको। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, हमने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वही संख्या ले लेते हैं 6 व 8 का एलसीएम ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 6 व 8 का एलसीएम ज्ञात करना चाहते हैं, और किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए तो हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए आप देखिए यहाँ पे जो 6 के जो गुणनखंड हैं वो क्या आएंगे? 2 3 6। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर संख्याएं छोटी हैं तो हम उनके गुणनखंड डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। 2 3 6, 3 का ना 3। ऐसी 8 के लिए अगर बात करें तो 2 दूनी 4, 2 नी 8, या फिर इस तरीके से कर लें 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का ना 2। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए हम लोग जो अब तक अभाज्य गुणनखंड विधि से जो हम 8 क्लास में एलसीएम ज्ञात करते थे, वहां पे क्या करते थे हम लोग? जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, उन संख्याओं में जो गुणनखंड आपके आ रहे हैं, जो कॉमन है, उनके इस तरह से आप लोग जोड़े बनाते थे, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद देखो 3 यहां है, 3 यहां नहीं है, यहां 2 है, आगे वहां पे 2 नहीं है। ठीक है, तो कॉमन पार्ट जो बना हमारा केवल ये बना है। अब यहां पे अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम 6 और 8 का एलसीएम बताएं, तो क्या करते थे हम लोग? जो कॉमन बनता था, ठीक है, जो जोड़ा बनता था, उसमें से एक संख्या लेते थे। ठीक है, और जो संख्याएं बच जाती थी जोड़ा बनने से, उन्हें सेम टू सेम उठा के गुणा में लगाते थे। जैसे यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बच रहे हैं, तो दोनों 2 को गुणा में लगा दो। अब जो आएगा इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, एक तो वो जो आपका जोड़ा बन गया है, उस जोड़े में से एक संख्या लेनी है, उसके बाद जो संख्याएं जोड़े बनने से रह गई हैं, उन सभी संख्याओं को उठा के इसके गुणा में लगा देना है, और एलसीएम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ से? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम हुआ। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल था हमारा 6 व 12 का एलसीएम, ये फाइंड करना है। तो फिर से वही अभाज्य गुणनखंड विधि।
अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर बात करें तो 6 के गुण हमें भाई अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी संख्याएं हैं जिनका आप एलसीएम निकाल रहे हैं उनके भाई अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य मतलब उनके ऐसे गुणनखंड करो जो सिर्फ अपने आप से कटे, किसी और से ना कटे। ठीक है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3 और 12 का 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग 6 के लिए, ऊपर कर भी दिया है मैंने ऊपर, 2 तिया 6, 3 इकना 3 और 12 के करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 इकना 3, इस तरीके से। ठीक है, अब हम एलसीएम के लिए जाएं 6 और 12 का, तो क्या करेंगे, जोड़े बनाइए। और जोड़े किसके बनाते हैं हम लोग, वो गुणनखंड जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, जोड़ा बनेगा। यहाँ 3, यहाँ 3, जोड़ा बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसमें से एक संख्या लेंगे, इस जोड़े में से एक संख्या लेंगे, और जो जोड़ा बनने से रह गई है उसे उठाएंगे और गुणा में लगा देंगे। ये हमारा एलसीएम बन जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। क्या वही आंसर आ रहे हैं जो उससे आए थे? ठीक है, सेम आ रहे हैं। चलिए, तो ये हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, जो हम 8 क्लास में करते आए। अब इसी में थोड़ा और इसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, किसी काम यही चलेगा लेकिन थोड़ा मॉडिफाई वर्जन, उससे हम समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं ना, इनकी घातें बनाओ, इन्हें घातों के रूप में लिखो, वहां से एलसीएम सीखेंगे बनाना। ठीक है, तो उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, जो हमने इनके गुणनखंड किए हैं इन्हें इनकी घातों के रूप में लिखें। तो पहले वाले में तो यही रहेगा, 2 की घात 1, 3 की घात 1। अब भैया घात 1 जो होती है वो दिखाना जरूरी नहीं है, आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अगर आप घात 1 नहीं भी लगा रहे हैं तो भाई ये तो अंडरस्टूड है ना कि वहां पे जो पावर है वो 1 है। ठीक है, 1 के अलावा तो कुछ और है ही नहीं, तो दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है। ठीक, यहाँ बात करें 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। यहाँ पे 2 कितनी बार आए हैं, 2 बार, तो 2 की पावर 2 और 3 है 1 बार, तो 3 की पावर 1। ये तो आप जानते होंगे अच्छे से भाई, कहीं पे लिखा है अगर 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है तो 2 लिखेंगे, और जितनी बार आ रहा है उसे पावर पे लगा देंगे। ऐसे आपको मान लीजिए 5 गुणा 5 है, गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 5 है लिखेंगे इसे हम, 5 को तो 5 लिखेंगे। अब जितनी बार ये आ रहा है उसे इसकी घात पे लगा देंगे, क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है ना भाई, कहीं पे लिखा है मान लीजिए 3 की पावर 4, तो इसका क्या मतलब है कि 3 जो है वो 4 बार गुणा में आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3। भाई आप हाई स्कूल तक आए हैं मैथ पढ़ते पढ़ते, तो ये बातें तो आपको पता ही होंगे अच्छे से, क्योंकि ये जो बातें हम लोग 6, 7, 8 में अच्छे से सीखते हैं, वहाँ की चीज़ें हैं ये। ठीक है, चलिए फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है। सेम यहाँ पे आई है, अब जरा एलसीएम में, एलसीएम में अगर बात करें तो 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार, और ज़रूरी नहीं है उसकी पावर लगाई जाए, क्योंकि 1 तो आप दिखाएं या ना दिखाएं वहाँ पे 1 ही होगा, माना जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2, 2 हमारा 2 बार है, और 3 हमारा 1 बार है। इस बार ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जरा नोटिस करना इनमें घातों में क्या है। घातों के हिसाब से जो हमने संख्याएं ली हैं हमारी 6 और 8, जिनका एलसीएम ज्ञात करना चाहते हैं,
उनके हमने क्या करा, अभाज्य गुणनखंडों को उनकी घातों के रूप में लिखा। अब जो एलसीएम हमारा बना, हमने उस एलसीएम में जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उन्हें भी हमने घातों के रूप में लिखा। अब हम ये समझेंगे कि इन बंदों से यहां तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, मतलब यहां से यहां क्या चमक रहा है हमें, और उसी को बनाएंगे अपनी नई परिभाषा, जिसके हिसाब से हम अपने अगले मतलब आगे क्वेश्चन किया करेंगे। ठीक है, तो देखिए वो आपका मॉडिफाई वर्जन हो जाएगा, क्योंकि घातों के रूप में भी आप लोग 8 क्लास में करे हैं ये चीजें, वहां भी ये चीजें सीखे हैं आप लोग। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये हो सकता है आप भूल गए हो अब तक, लेकिन ये भी आप पहले कर चुके हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से जब एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करें तो आप इस तरीके से कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़े बना के करा है, या फिर उनके घातों के रूप में करें। दोनों से आपका, ठीक है, दोनों से जो आप किसी मतलब दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, आपके नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही नंबर आपको मिलेंगे, तो इससे आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, अब देखो समझते हैं हम लोग कि हमारी जो संख्याएं थी, 2 संख्याएं, इनके हमने अभाज्य गुणनखंड करे, उसके बाद जो हमने एलसीएम निकाला उसके अभाज्य गुणनखंड करे। ठीक है, अब यहां से यहां कैसे आ रहे हैं घातों में, यहां पर मतलब यहां से यहां कैसे पहुंच रहे हैं, इस बात को हमें समझना है इन 2 एग्जाम्पल की सहायता से। ओके, तो देखिए यहां पे हमारा मोटा मोटा क्या कहानी हो रही है। अगर ध्यान से देखें तो एलसीएम में 2 आया है, अभाज्य गुणनखंड जो है 2 है, और कितनी पावर लेकर आया अपनी 3। ठीक है, अब यहां पे अगर हम दोनों में देखें 6 और 8 में, कि 2 वाला बंदा था उसकी पावर 1 में 1 थी और 1 में 3 थी। उसके बाद हम 3 को देखें तो 3 की पावर यहां 1 है। अब ये जो बंदा है केवल 6 में है, 8 में नहीं है, यानी कि 1 में है और 1 में नहीं है, फिर भी आया है। 2 दोनों में है तो वो आया है, लेकिन 3 6 में है, 8 में नहीं है, फिर भी आया है। उसके बाद यहां समझें जरा, यहां पे जो 2 है अभाज्य गुणनखंड, वो अपनी कितनी पावर लेके आया है 2, और यहां पे कितनी पावर का था, 1 में 6 में है 2 की पावर 1 और 12 में है 2 की पावर 2। ठीक है, तो 1 में और 2 में से पावर कौन सी लेके आया है, ये 2 पावर लेके आया है। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 हमारा 6 में भी है और 12 में भी है, और दोनों में उसकी 1 घात है, और ये 1 ही घात यहां पे लेकर आया है। ठीक है, अब देखिए आप यहां पे पता नहीं अभी तक नोटिस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं बात क्या है, मतलब यहां से यहां कैसे पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है 6 और 8 में 2 है, 2 आया और उसकी जो पावर आई, आपने 6 और 8 में देखा, 6 में पावर 1 और 8 में पावर 3, लेकिन यहां जो एलसीएम के अंदर जो 2 मौजूद है वो अपनी पावर कितनी लेके बैठा है 3, और ये पावर क्या है, ये आपकी उच्चतम घात है, उच्चतम घात। ऐसे 3 जो है, भले यहां पे 1 है, 1 से छोटी तो और पावर नहीं है ना यहां पे भाई, आप चाहो तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 0, क्या फर्क पड़ेगा, लिख सकते हैं ना यहाँ पे गुणा में 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो पावर 0 है। अब पावर यहाँ पे कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, तो 1 में और 0 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो ये भी घात कैसी है आपकी, ये भी उच्चतम घात है। सेम यहाँ पे आओ जरा, यहाँ पे जो 2 आया है वो अपनी घात कैसी लेके आया है, 2 लेके आया है, और घातें थी क्या क्या, 1 में पावर 1 थी और 1 में पावर 2 थी। ये भी आपकी 1 में और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ भी 2 आपकी उच्चतम घात आई। ऐसी 3 में पावर यहाँ पे कितनी है, 1 1 है दोनों जगह। ठीक है, 1 से छोटी और है ही नहीं, तो सब तो बड़ी तब यही मानी जाएगी जो है। हाँ, इससे बड़ी घात मान लो 2 की यहाँ पे होती, मान लो 3 की पावर 3 होती, तो यहाँ पे कितना आता, 3 आता। क्यों, क्योंकि घातें कैसी आ रही हैं, उच्चतम घातें आ रही हैं। जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी घातें कैसे लेनी है आपको, उच्चतम घातें लेनी है। तो मतलब एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम सिंपल क्या कहानी बनी, जो भी आपके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं उनकी जो घातें हैं
वो आपको लेनी है उच्चतम घातें। संख्याओं के जो आपके अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं उन अभाज्य गुणनखंडों की जो घातें हैं वो क्या आएंगी, यहाँ पे उच्चतम घातें आएंगी। और जितने भी यहाँ गुणनखंड होंगे वो यहाँ पे सब लिए जाएंगे, चाहे किसी एक में हो या ना हो फिर भी यहाँ आएगा। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1 थी और यहाँ पे 3 था ही नहीं, फिर भी आया। लेकिन हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 की पावर 0 था। क्लियर है? तो अभी पता नहीं आपको ये बात समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, लेकिन इससे पहले की जो बातें हैं हमारी वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ऐसे मैं आशा कर रहा हूँ। लेकिन ये आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इन पे सवाल बनाएंगे आपको ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, थोड़ा और एग्जाम्पल लेके हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 48 व 54 का एलसीएम। अभी संख्याएं छोटी ही रख रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपको एलसीएम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए अभी कोई संख्या हम बड़ी नहीं ले रहे हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। अभाज्य गुणनखंडन विधि से। चलिए, 48 के गुणनखंड करने तो कर लेते हैं इस बार। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 1 ना 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 1 ना 3। ऐसे 54 के भी कर ही लेते हैं हाथों हाथ। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 9 27, 3 तिया 9, 3 1 ना 3। ठीक है, अब देखिए आपको जो गुणनखंड है वो कैसे चाहिए, अभाज्य गुणनखंड चाहिए। और जिन संख्याओं से हम काटते हैं यही क्या बनते हैं, इसके गुणनखंड बनते हैं। जिन संख्याओं से हम काट रहे हैं वही हमारे क्या बन रहे हैं, गुणनखंड। और वो गुणनखंड हमें कैसे बनाने, अभाज्य चाहिए, अभाज्य गुणनखंड चाहिए। इसलिए हम लोग जब भी इन संख्याओं को काटेंगे तो वो संख्या जो हो आपकी वो अभाज्य होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो गुणनखंड चाहिए वो अभाज्य गुणनखंड चाहिए, इसलिए आप लोग अभाज्य संख्याओं से ही काटेंगे। 48 तो वैसे 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, ठीक है, 16 से भी कट जाएगा। लेकिन ऐसी संख्याओं से नहीं काटना जो अभाज्य ना हो, क्योंकि आपका 4 से भी कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा। लेकिन ये संख्याएं क्या हैं आपकी, ये भाज्य संख्याएं। हमें भाज्य संख्याओं से नहीं काटना है, क्योंकि हमें गुणनखंड कैसे करने हैं, अभाज्य। इसलिए हमेशा हमें अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो 48 के गुणनखंड आ रहे हैं आपके। अब देखो मैं यहाँ पे पावर के रूप में सीधा लिखूंगा। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार और 3 आया है 1 बार। आगे 54 में 2 आया है 1 बार और 3 आया है 2 बार। अब यहां से जो हमारा एलसीएम बनेगा, एलसीएम जो आएगा 48 और 54 का क्या आएगा भाई, जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनकी हमने सबसे बड़ी घातें लेनी है। तो एक हमारा अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 2 मौजूद है और 2 की उच्चतम घात 4। उसके बाद अगला अभाज्य गुणनखंड हमारा 3 है और उसकी उच्चतम घात कितनी है, 2। दैट्स इट। क्योंकि हमने अभी यही समझा है कि हमारे जितने भी अभाज्य गुणनखंड हो उन सबको लेना है, चाहे वो किसी एक में हो या ना हो। जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य गुणनखंड आपका दोनों में मौजूद हो, ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक में नहीं है तो वहां पे मान लो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 अगर ना होता तो हम यहाँ पे 3 की पावर 0 लगा लेते। समझ पाने बात को? अब है तो है, ऐसे समझ सकते हैं।
ठीक है, बस ये समझना है आपको, एलसीएम जब हम निकाल रहे होंगे तो जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे वो सबको लेना है, सबको लेना है यहाँ पर, लेकिन उनकी जो घातें हैं वो आपकी उच्चतम होनी चाहिए। सही है, ये चीज़ है। बाद में आपको एक तरीका ही बताऊंगा, जब मैं एलसीएम एचसीएफ दोनों कवर कर लूंगा अच्छे से, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग इन घातों को याद रख सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, एलसीएम में घातें आएंगी उच्च, सबसे बड़ी घातें, और जो आपका एचसीएफ आएगा उसमें घातें आएंगी सबसे छोटी। यहाँ पे उच्चतम घातें और एचसीएफ में निम्नतम घातें, सबसे छोटी घातें चाहिए। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको उसको बताऊंगा लास्ट में, तो आप उससे आराम से पकड़ लिया करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम क्या बना, 2 की पावर 4 कितना होता है अभी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 की पावर 2 9, 16 निमा 100, कुछ मिस हुआ है क्या, कुछ सॉरी कुछ मिस हुआ है यहाँ पे। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 1 है और 3 कितनी बार है, 1 2 3, सॉरी फॉर दैट, पावर 3 है यहाँ पर, पावर 3 है। ठीक है, और 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, कुछ स्टूडेंट निकालेंगे 3 3 9, इसका मतलब निकालेंगे 2 चौक 8, हम ऑफलाइन में खूब देखते हैं ये बातें, वो कहेंगे 2 चौक 8 और 3 3 9, ऐसे करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब ये हुआ कि 2 जो है 4 बार गुणा में आएगा। 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 आपका 3 बार गुणा में आएगा। जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा में लिखा जाता है, किसको, जिसकी पावर होती है। इसको आधार, ये आधार होता है, ये आधार है, जो सिर पे बैठा ये घात है, तो आधार को लिखा जाता है और जितनी घात होती है उतनी बार लिखा जाता है। यहाँ जो संख्याएं आएंगी गुणा में वो आधार आएगा, और कितनी बार आएगा आधार, जितनी घात होगी। ठीक है, दैट्स इट। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 27, आप 16 27 की गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 432। कितना आएगा आंसर आपका 432। तो इस प्रकार से हमारा 48 54 का एलसीएम कितना आया 432। दैट्स इट। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक है 50 और एक है 100, मान लेते हैं 40, 140 का एलसीएम फाइंड करना है। तो वही लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, यह अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए ये स्टूडेंट, मैं अभी बहुत स्लो चल रहा हूँ, आप ये बात समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, मैं अभी बहुत ही स्लो स्पीड में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। जब मैं आपको चीज़ें समझाने में कामयाब हो जाऊँगा, उसके बाद जब क्वेश्चन लगेंगे तो वो स्पीड में लगेंगे। क्योंकि जब हमारे पास इसकी नॉलेज, मतलब इसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक इनके पीछे छिपा है, वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा, तो क्वेश्चन में हम स्पीड आराम से अपनी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक हमें पकड़ में नहीं आया, तो फिर बाद में क्या क्वेश्चन हो रहे हैं क्या, नहीं होंगे। लेकिन समय दें, स्टार्टिंग में समय दें। ठीक है, जब किसी भी टॉपिक को आप समझ रहे हो तो वहाँ समय दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो 50 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। 2 से कट जाएगा 25 बार, फिर 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 1 बार। इसका भी कर ही लेते हैं 140 का। 2 सत्ते 14, 0, 2 से 35 बार, अब 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, 7 से कटेगा 7 का ना 7। तो 50 के आ रहे हैं, 2 आया है 1 बार, 5 आया है 2 बार। 140 की बात करें तो इसमें 2 आ रहा है 2 बार, और जी 5 आया है 1 बार, और 7 आया है 1 बार। एक पावर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 है 2 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, सही है। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम। एलसीएम चाहिए 50 और 140 का।
तो हमें एलसीएम में क्या होता है, जितने भी यहाँ पे अविभाज्य गुणनखंड है वो सब यहाँ पे लिखने हैं, चाहे किसी एक में हो या ना हो। जितने भी यहाँ पे अविभाज्य गुणनखंड सब लिखने हैं। जैसे अविभाज्य गुणनखंड हमारा 2 है, 2 भी लिखना है, अगला 5 है वो भी लिखना है, 7 है वो भी लिखना है। अब देखो 7 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो भी हमें इसको लेना है, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 7 की पावर 0। अब तो दोनों में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखें। चलिए अब हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ पे गुणनखंड है वो सभी लिखने हैं, लेकिन उनकी जो घातें हैं वो बड़ी लेनी है। घातें कैसे लेनी है आपको, बड़ी घातें। चलिए तो 2 की घात यहाँ पे 1 है और 2 है, लेकिन हमें सबसे बड़ी लेनी है तो 2 आएगी। 5 की घात कितनी लोगे, 2, और 7 की घात कितनी लोगे, 1, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो बड़ी घात क्या हुई, 1 हो गई। चलिए 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7, 25 चौका 100, 100 की गुणा 7 से करोगे तो आंसर आएगा 700। तो इस प्रकार से हमारा 50 और 140 का जो एलसीएम आ रहा है वो 700 आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो अपने क्वेश्चन करने हैं वो इस तरीके से करने हैं। इस प्रकार से हमें जिन संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है उन्हें हमें उनके अविभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, और अविभाज्य गुणनखंड तो लिखें और साथ में उनकी घातें लिखें, ठीक है। जो अविभाज्य गुणनखंड जितनी बार आ रहा है उतनी उसकी पावर लगा के यहाँ पे लिखा जाए। और एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम में क्या कहानी होगी, जितने भी हमारे अविभाज्य गुणनखंड यहाँ मौजूद होंगे वो सब यहाँ पे लिखे जाएंगे। अब उनकी जो घातें हैं वो आपकी उच्चतम घातें ली जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 की घात 2 थी और यहाँ पे 5 की घात 1 थी, लेकिन हमने कितनी ली यहाँ पे 2, क्योंकि आपका 1 में और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। आई होप आपको यहाँ तक ये कहानी समझ में आई होगी एलसीएम ज्ञात करने की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा अब एलसीएम हुआ कंप्लीट। एलसीएम में जो हमारी बातें समझाने की थी वो हमारी यहाँ पे क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। एलसीएम किस प्रकार से हम ज्ञात कर रहे हैं वो हमने कई तरीके से हमने देखा। पहला एलसीएम हमने उसके नाम से निकाला कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है संख्याओं का वही हमारा एलसीएम होता है। फिर हमने उसी से समझ के परिभाषा बनाई कि भाई जो एलसीएम जो होता है वो बेहद छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि अविभाज्य गुणनखंडन विधि से भी एलसीएम ज्ञात करते हैं, जो कि हम 7th 8th क्लास में कर चुके हैं, वहां पे सीख के आए हैं, जिसमें हम लोग उनके जोड़े बनाते थे, ठीक है। अब जो जोड़े आपके बनते थे उनमें से एक संख्या बाहर रखते थे, बाहर लेते थे एलसीएम ज्ञात करते समय, और जो जिनके जोड़े नहीं बनते थे उन्हें गुणा में लगा देते थे एलसीएम के अंदर। ऐसा हम वहां पे करते थे। उसके बाद हमने इसको और मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके कहाँ पे पहुंचे हम लोग, और मॉडिफाई जब किया हमने तो हमने इनके अविभाज्य गुणनखंड को उनकी घातों के रूप में लिखा, और घातों के रूप में लिख के हम एलसीएम तक पहुंचे। अब हमें जो अपना जो पैटर्न फॉलो करना है वो ये पैटर्न फॉलो करना है जब आपका लिखित रूप में क्वेश्चन आए, ठीक है। मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा आप इसी को फॉलो करें, क्योंकि एनसीईआरटी इसी को फॉलो कर रही है। लेकिन जो हमारा जो पेयरिंग वाला था, जोड़े वाला था, आप जोड़े बना के भी कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन जो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाला जो फंगा होता है ना, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उससे अगर आप लोग जाएंगे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और हो सकता है कि बहुत काफ़ी मल्टीपल लिखने के बाद आए, ठीक है ना। तो वो एक मतलब एक प्रकार से आसान तरीका नहीं है पहुंचने का यहाँ पे। चलिए तो आपको जो फॉलो करना है वो ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। आई होप आपको अब तक का जो हमने एलसीएम में समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन्हीं बातों को हम अपने क्वेश्चनों में लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एचसीएफ क्लियर करेंगे। अब देखिए जो हमारा एचसीएफ अब रह गया है, हमारी जो क्लास आपने देखा काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है, ठीक है। एलसीएम को समझाते समझाते हमारी क्लास ये काफ़ी लंबी निकल गई है। अब हम क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, और जो एचसीएफ है उस एचसीएफ का जो लॉजिक है इसी
तरीके से हम लोग उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। जिस तरीके से हमने एलसीएम का पोस्टमार्टम किया है, इसी प्रकार से हम एचसीएफ का पोस्टमार्टम करेंगे। और स्टार्टिंग करते करते उसके बेसिक बातें समझते समझते वहां तक आएंगे जहां पे आके हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा जब हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से। लेकिन उसकी जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक बातें हैं, जो नाम के मतलब हैं, वो हमें समझ में आने चाहिए, क्योंकि वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में आपके आंसर तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली चीज़ें हैं वो। तो डियर स्टूडेंट, क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। ऐसे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम सीधा अपने क्वेश्चनों पर चलेंगे, 1.1 को यूं उड़ा देंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक सभी को। गुड बाय।